जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है। स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो कंप्लीट किया है फंक्शनल ग्रुप तक। आज हम लोग करेंगे बेटा होमोलॉगस सीरीज। फंक्शनल तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है उस कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक को आपको बताया है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमने आपको समझाया था कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन, कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है ये आपको समझाया था। इसके बाद हम लोगों ने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैसे बनता है, उसके बाद नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनता है। इसके बाद आप लोगों को कंप्लीट करने के बाद हमने आपको टॉपिक बताया था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में 2 टॉपिक आपको बताया गया था इंपॉर्टेंट में, कैटिनेशन एंड टेट्रा वैलेंसी। कैटिनेशन और टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद हमने आपको डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन के बारे में। यहाँ बताया था 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करने के बाद हमने आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में बताया था जो आप यहाँ टेबल में देख रहे हैं। इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद हमने आपको डिस्कस किया था क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन किया था। फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करने के बाद हमने उसके बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरोब्रोमो। उसके बाद बेटा आज लेक्चर 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका होमोलॉगस सीरीज। जैसा आप देख रहे हैं पहले पॉइंट में, इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन कार्बन चेन। मतलब इसका क्या है बेटा कि कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा जो ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये आपको पता है। कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा और हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा के वो जुड़ जाएगा। जब वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो उसके सारे मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स के सीरीज़ को हम लोग होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हमको दिखाई देते हैं, जैसे एल्कोहल्स के आपके पास एग्जांपल्स यहाँ सारे हमको दिखाई दे रहे हैं, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये सब क्या हैं, एल्कोहल होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, जिसमें पहला मेंबर आपका CH3OH है। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरे पॉइंट में बताया जा रहा है द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स बाय CH2 और 14 यूनिट ऑफ मास। तो जैसा आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में CH3OH और C2H5OH में अगर आप फार्मूले वाइज जाएंगे तो इन 2 कंपाउंड में CH2 का अंतर है। उसके बाद अगर इनके मास डिफरेंस को देखेंगे तो 14 का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन का मास 12 यूनिट होता है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 यूनिट होता है। यानी कि 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होंगे उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। चौथे पॉइंट में यहाँ बताया गया है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज इम्पार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप दस ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है इसका कि हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप सेम होने पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो सेम होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम होते हैं, बट कार्बन चेन में मास का डिफरेंस होने की वजह से इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करेगा भाई? जनरल सी बात है कि जैसे जैसे आप मास इंक्रीज़ करोगे, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करोगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता जाता है। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इन विच 2 सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स बाय CH2 और 14 यूनिट ऑफ मास। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो नॉमेनक्लेचर के पहले सबसे जो चीज़ है वो हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड। यानी इसमें सबसे पहले हम लोग किसी कंपाउंड में पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं उनको काउंट करते हैं। अगर 1 कार्बन है उसे हम मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन है उसे एथ बोलते हैं, 3 कार्बन है उसे प्रॉप बोलते हैं, 4 कार्बन है उसे ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन है उसे पेंट बोलते हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद बेटा हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग लास्ट में एन टर्म का यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन टर्म का यूज़ करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन टर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम
मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट के बाद ऑल का यूज़ करेंगे। अगर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है तो हम अल का यूज़ करेंगे। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग ओन का यूज़ करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग ओइक एसिड यूज़ करते हैं। क्लोरीन है क्लोरो यूज़ करेंगे। ब्रोमीन है ब्रोमो यूज़ करेंगे। इस तरह से नॉमेनक्लेचर में कई सारे पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट, जो कार्बन के नंबर को इंडिकेट करता है। एक कार्बन होने पर हम लिखेंगे मेथ, और अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो हम ऐड करेंगे एन, यानी कंपाउंड होगा एल्केन। दो कार्बन को हम बोलते हैं एथ, और अगर डबल बॉन्ड है तो हम लगाते हैं इन, यानी दो कार्बन वाला ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो उसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक, एक कार्बन है और उसमें OH लगा हुआ है तो एक कार्बन को हम लोग बोलेंगे मेथ, और OH को हम लोग बोलेंगे ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करने पर हम लोग इन चीज़ों को आगे देख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमें देखने होते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है इस रूल का, इफ़ ए सफिक्स इज एडेड देन फाइनल इज रिमूव फ्रॉम द नेम। एग्जाम्पल मेथेनॉल, जैसे मेथेन में आप लिखेंगे तो लास्ट में ई आएगा। जब ऑल को लगाने जा रहे हैं तो मेथेन के ई को हटा के ऑल को यूज़ करेंगे। एथीन अगर आप लिखते हो तो एथीन के लास्ट में ई आएगा, उस ई को हटा के आप OH अगर है तो आप ऑल यूज़ करोगे, यानी एथेनॉल। यानी ये है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो लास्ट का ई है उसको हटा देते हैं अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम जोड़ने जा रहे हैं तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना। तो हाइड्रोकार्बन को बेटा जब भी हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे दो ही कंपाउंड मिलेगा, एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होगा वाटर। कार्बन कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है वाटर में। तो अगर कोई पूछे हाइड्रोकार्बन के कंबशन से क्या मिलता है तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। सूटी फ्लेम इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न, यानी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो या तो हमें ब्लू फ्लेम दिखाई देगा अगर वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है तो थोड़ा सा फ्लेम सूटी हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन वाइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, यानी जब हम बर्न करते हैं किसको, कोल एंड पेट्रोलियम को, तो उसके अंदर से कुछ ऐसे ऑक्साइड्स निकलते हैं जो एसिड रेन बनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीडेशन, यानी अगर हम किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। अल्कोहल, एथेनॉल, एथेनॉल का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक KMnO4 है, दूसरा है K2Cr2O7। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनका काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। जब हम एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं इनके प्रेजेंस में तो हमको मिलता है एसिटिक एसिड। तो हमको बस ये याद रखना है कि अगर हम एथेनॉल का ऑक्सीडेशन अल्कालाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद जो तीसरा रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लोग एल्केन में नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो सैचुरेटेड होता है। ये हमको जनरली देखने को मिलता है एल्कीन और एल्काइन में। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई रिएक्टेंट या कोई भी अटैकिंग रिएजेंट हम एल्कीन या एल्काइन में जोड़कर उसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड हो जाता है मीन्स हाइड्रोजन को जब हम ऐड करते हैं डबल बॉन्ड में तो ये डबल बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है। यानी एल्कीन में जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हम एल्काइन में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट इसका जो एप्लीकेशन है हम लोग जानते हैं ऑयल। ऑयल जो होता है लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है जिसकी वजह से वो क्यों है लिक्विड मटेरियल, क्योंकि उसके अंदर अनसैचुरेशन होता है। अनसैचुरेशन का मतलब हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। जब ऑयल में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसके अनसैचुरेशन को हम ख़त्म करते हैं जिसके कारण वो सैचुरेटेड हो जाता है और वो सॉलिड हो जाता है।
उसके बाद अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हमारे सामने है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक एटम के प्लेस पे कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम को ऐड करना। तो यहाँ हम देख रहे हैं मीथेन में हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, तो मीथेन का एक हाइड्रोजन हट जा रहा है, उसके प्लेस पे एक क्लोरीन आ जा रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर सनलाइट का प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की हम लोग बात करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा हम लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, 2 हमारे सिलेबस में 2 है, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। बाकी है तो बहुत सारे, बट हमारे 10th लेवल पे 2 हमको पढ़ना है, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। एथेनॉल को हमने ऊपर देख रखा था। एथेनॉल के कुछ कैरेक्टर आप देख रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, बर्निंग टेस्ट करके देख सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल काजेज सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड इनटेक ऑफ प्योर एल्कोहल इज लीथल। मतलब अगर हम प्योर एल्कोहल को ड्रिंक कर लेते हैं तो हमारी डेथ हो सकती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एथेनॉल का रिएक्शन सोडियम से कराने पर सोडियम एथॉक्साइड ऑब्टेन होता है। एथेनॉल को कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो एथीन का फॉर्मेशन होता है वाटर के रिमूवल के बाद। यूजेज ऑफ एथेनॉल में आप देख सकते हो इन प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड कॉस्मेटिक, इन एल्कोहल, इन मेडिसिन, इन लेबोरेटरी रिएजेंट्स, बहुत सारे यूज़ हैं। इस तरह से जो अगला आप देखते हो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड वो है हमारा एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसकी अगर हम बात करें ये फ्रीज कर जाता है 290 केल्विन पर, इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है, ये मिसिबल इन वाटर है, सोर इन टेस्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका जो 5 to 8% सोल्यूशन एसिटिक एसिड का होता है उसे हम लोग बोलते हैं विनेगर। प्योर एसिटिक एसिड को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसके 5 to 8% सोल्यूशन को हम लोग विनेगर बोलते हैं। अब एथेनोइक एसिड के जो बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एथेनोएट प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो भी सोडियम एथेनोएट ऑब्टेन होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो भी सोडियम एथेनोएट ऑब्टेन होगा। तो एथेनोइक एसिड से सोडियम एथेनोएट बनाने के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन इसमें है एथेनोइक एसिड का वो है एथेनॉल के साथ चौथे पॉइंट में। एथेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनॉल यानी अल्कोहल। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है एस्टर। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। यानी अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन तो हम क्या कहेंगे, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल देन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर टेक प्लेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। तो जो रिएक्शन हमने ऊपर डिस्कस किया है यहाँ आपको चार्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम एथेनोएट बन रहा है। सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम एथेनोएट बन रहा है। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम एथेनोएट बन रहा है। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट, एस्टेरिफिकेशन, सारे प्रॉपर्टीज एथेनोइक एसिड के हो गए। एस्टेरिफिकेशन अभी हमने आपको डिस्कस किया। एस्टेरिफिकेशन क्या है। अब अगला टॉपिक आता है सोप। तो हम जानते हैं सोप इज सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन को का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट सोप होता है। ठीक है। डिटर्जेंट सोप के तरह के ही केमिकल्स होते हैं जो सोपलेस होते हैं। अब सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, तो सोप हमारा थोड़ा सा पॉल्यूशन काज करता है कम इन कंपेरिजन टू डिटर्जेंट, बट सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर सकता। डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर में दोनों में वर्क कर सकता है, बट डिटर्जेंट का ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन काज करता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में हम जानते हैं कि सोप मिसेल का फॉर्मेशन करता है वाटर के साथ, और मिसेल का फॉर्मेशन करके डस्ट पार्टिकल को मिसेल के साथ रिमूव कर देता है। तो बेटा ये सारे टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के हैं। ये मिसेल आप देख रहे हो डस्ट के चारों तरफ, सोप के मॉलिक्यूल। एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने थियोरी के सारे पोर्शन को कंप्लीट किया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद बेटा ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो अगर आपको 3 लेक्चर में ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमको कॉल कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू।